नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष भारतीय संविधान का एक अन्य अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है देशी रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, उसके तहत दो पृथक और संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण किया गया, जैसे भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ जानने योग्य है। पहली कि स्वतंत्रता तो हमें प्रदान की गई, संप्रभुता तो हमें प्रदान की गई, लेकिन उस समय जो हमारा देश था, जो हमारी प्रशासनिक इकाई थी, वह दो प्रकार की थी। पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्र थे जिन पर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटेन का सीधा शासन होता था, और देशी रियासतें वे राज्य क्षेत्र थे जहां पर भारतीय राजाओं का शासन होता था, किंतु संप्रभुता देशी रियासतों की भी ब्रिटिश संसद के पास ही होती थी। पिछले अध्याय में प्रस्तावना में मैंने आपको क्लियर किया कि संप्रभुता का क्या आशय है। संप्रभुता का मतलब होता है नीतिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा 15 अगस्त 1947 से पहले देशी रियासतों अर्थात भारतीय राजाओं को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वह स्वतंत्रता ब्रिटिश शाही शासन के अधीन थी। ठीक है, तो दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां हुई, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आने वाली करीब 552 देशी रियासतें, और सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के समक्ष था कि इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया जाए। तो शामिल कराने का तरीका क्या होना चाहिए? शामिल कराने का तरीका यह होना चाहिए लोकतांत्रिक या तानाशाही पूर्ण व्यवहार। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, उसमें इन रियासतों को 3 विकल्प प्रदान किए थे। वो 3 विकल्प क्या क्या थे? पहला, या तो ये रियासतें भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, और या स्वतंत्र रहें, या स्वतंत्र रहें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जान के खुशी होगी कि 552 रियासतों में से लगभग 549 अर्थात 3 रियासतों को छोड़कर सभी ने यह निर्णय लिया कि भारतीय संघ को अपना देश बनाया जाए या भारतीय संघ में शामिल हुआ जाए। तो लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में अपना स्थान ग्रहण किया। 552 में से 549 में, सिवाय 3 के। तो ये 3 रियासतें कौन सी थीं? आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये 3 रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एवं कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू एवं कश्मीर। तो ये 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने
भारतीय संघ में उस समय शामिल होने में आनाकानी की या थोड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया। तो एक एक करके देखते हैं जूनागढ़ की स्थिति क्या थी। दोस्तों, जूनागढ़ का जो शासक था वह जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय कराना चाहता था, किंतु यहाँ की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, अर्थात जनता चाहती थी कि जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय कराया जाए। तो इसको देखते हुए जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब जनता की ओपिनियन ली गई कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता क्या चाहती है। तो जनमत संग्रह के उपरांत यह निर्धारित हुआ कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कराया जाए। इस प्रकार जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद स्वतंत्र अपने आप को रखना चाहता था। स्वतंत्र रखने का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि हैदराबाद की लोकेशन क्या है। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और आप लोग अगर उसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो भारत के इतने विशाल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई हैदराबाद अगर उसको स्वतंत्र रहने दिया जाता तो भारत की सुरक्षा और एकता तथा अखंडता के लिए भी भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा और कुछ किताबों में सैन्य कार्यवाही भी मिलता है। पुलिस कार्यवाही के द्वारा या सैन्य कार्यवाही के द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कराया गया। तीसरी रियासत आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सी रियासत है, और सबसे विवादास्पद भारत के 70 साल आज़ादी के बाद जितने हुए हैं उसमें अगर सबसे विवादास्पद या सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कोई रहा है भारतीय राजनीति में तो वह जम्मू कश्मीर का रहा है। तीसरी रियासत थी दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, हाल ही में इसके विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया है, अर्थात धारा 370 जो आप सुने होंगे, अनुच्छेद 370 या धारा 370 के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा जम्मू एवं कश्मीर को प्रदान किया गया था, वह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो धारा 370 आया कहां से, यह हमें जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ के राजा हरि सिंह थे। जम्मू एवं कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, और वह इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि जम्मू एवं कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए या पाकिस्तान में, और या स्वतंत्र रखा जाए। और जब तक वह इस बात पर विचार कर रहे थे तब तक पाकिस्तान समर्थित कबायलियों की सेना ने, पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायलियों की सेना ने जम्मू एवं कश्मीर पर हमला कर दिया, और वह पीओके की सीमा रेखा तक पहुंच गए। पीओके की सीमा रेखा तक पहुंच गए। तब राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत की ओर हाथ बढ़ाया और दिल्ली आकर पंडित नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे मदद मांगी। जब पंडित नेहरू ने उनके लिए मदद का प्रस्ताव रखा तो उनसे यह कहा या उनके सामने यह शर्त रखी कि जम्मू एवं कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किया जाए। तो राजा हरि सिंह
जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा और अखंडता के लिए इस बात पर राजी हो गए, किंतु उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पंडित नेहरू के समक्ष रखी कि जम्मू एवं कश्मीर को आंतरिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान की जाए, अर्थात थोड़े शासन संबंधी अधिकार उन्हें भी प्रदान किए जाएं, जिन्हें आंतरिक स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं समझौते के उपरांत या इन्हीं समझौतों के फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत भारतीय संघ के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो धारा 370 क्या है? अर्थात जम्मू एवं कश्मीर का जब भारतीय संघ में विलय हुआ तो किसके द्वारा हुआ? धारा 370 के तहत हुआ। तो धारा 370 के तहत क्या क्या अधिकार, शासन संबंधी अधिकार भारत सरकार के पास थे और क्या क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा और वहां की सरकार के पास होने थे, इसके बारे में हमें मुख्य रूप से जानना आवश्यक है। पहली बात, केवल 3 आंतरिक शासन संबंधी अधिकार। पहला, सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले। इन 3 शासन संबंधी अधिकारों पर भारत सरकार शासन करेगी या कानून बनाएगी और अन्य सभी विषयों पर जम्मू कश्मीर सरकार या विधानसभा कानून बनाएगी। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा तो बनाया गया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भारत सरकार ने अपने पास रखी, संचार और विदेशी मामले भारत सरकार ने अपने पास रखे, किंतु अन्य सभी शासन संबंधी अधिकार वह जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा के पास छोड़ दिए गए। जिसमें एक ज्वलंत अधिकार है, आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी इस पर विवाद भी उठता था, संपत्ति का अधिकार या नागरिकता का अधिकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा, कोई भी क्षेत्र जब आजाद होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है उसकी भौगोलिक सीमा को पहचानना या परिभाषित करना, और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वहाँ के लोग कौन हैं और उनको उस क्षेत्र द्वारा या उस देश द्वारा या उस राज्य द्वारा नागरिक माना जाए। तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनकी अलग अलग नागरिकता नहीं है, सभी के लिए केवल भारतीय नागरिकता ही मान्य है। किंतु चूंकि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, इसीलिए जम्मू कश्मीर में इन सुरक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर अन्य सभी शासन संबंधी अधिकार जैसे नागरिकता और संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार, यह किसे दिया गया? यह चिन्हित करने का अधिकार या निर्धारित करने का अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा के समक्ष छोड़ दिया गया। और इसके बाद जब तक जम्मू एवं कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त नहीं किया गया, तब तक हम और आप सुनते होंगे न्यूज में या खबरों में कि जम्मू कश्मीर में जितने भी दूसरे देश के राज्य से लोग जाते हैं, उन्हें वहां पे संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता, और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा कई अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय या बौद्ध समुदायों को वहां की नागरिकता प्रदान करने की इच्छा रखती थी। और आप लोगों ने
जो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा भी सुना होगा, जो न्यूज़ में अक्सर चर्चा में रहता है, उनको विस्थापित कर दिया गया। और विस्थापित कर पाने का क्या कारण रहा होगा, आप सभी लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो नागरिकता को निर्धारित करने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा और वहां की सरकार को दिया गया, इसका दुरुपयोग करते हुए यह सारे कार्य किए गए होंगे। नागरिकता किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, या किसी भी क्षेत्र के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार है। आप लोगों से अगर पूछा जाता है प्रश्न इंटरव्यू में या परीक्षा में, तो आप लोगों को ये बताना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार तो नागरिकों को प्रदान किया जाता है। जब तक सरकार आपको नागरिक ही नहीं मानेगी, नागरिकता संबंधी अधिकार ही नहीं देगी, तब तक आपके मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। अर्थात बिना नागरिकता के अधिकार के आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का किस किस प्रकार भारतीय संघ में विलय हुआ। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यह परीक्षा में पूछा जाता है। जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा विलय हुआ। दूसरा, हैदराबाद का पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा विलय हुआ। और तीसरा, जम्मू एवं कश्मीर का विलय धारा 370 के नाम से हुआ, जिसमें सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत सरकार देखेगी। अर्थात भारतीय संसद इन मुद्दों पर कानून बनाएगी और अन्य सभी मसले जिनमें नागरिकता और संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार है, वह निर्धारित करने का अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को दिया गया। तो दोस्तों, यह रहा देशी रियासतों का एकीकरण। 2 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।